इस दौरान बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कल की बैठक में चर्चा हुई कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और ऐसे में उसे सम्मानजनक सीटें मिलेगी। यात्रा के पहले जितनी सीट मिल रही थी उससे ज्यादा सीट इस बार कांग्रेस को मिलेगी। पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस बार कांग्रेस चाहती है कि उसे 60 से 70 के बीच में अब सीटें मिलें, क्योंकि अब हमारा ग्राफ बेहतर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत है, इसीलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता होगा। बैठक में चर्चा हुई कि राहुल गांधी की यात्रा से जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को बरकरार रखना है, लिहाजा राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी रहेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रहेगा। तो इस बार सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है कांग्रेस को। और दरअसल बैठक में ये चर्चा हुई कि वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद क्या असर देखने को मिला, ग्राफ कैसा हुआ है। तो बताया गया है कि ग्राफ बेहतर हुआ है और यही देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिल सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमितेश, कांग्रेस की बैठक हुई कल और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से कांग्रेस का मोमेंटम बना है बिहार में, कांग्रेस का मानकर चल रही है कि उसका मोमेंटम काफी बेहतर हुआ है, उसके पक्ष में माहौल बना है, उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए विधानसभा के चुनाव तक। और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है कि राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनका दौरा कराया जाए बिहार में, और बिहार के अलग अलग जोन में इनका दौरा कराया जाए, जिससे कार्यकर्ताओं में माहौल बना रहे, उत्साह बरकरार रहे और महागठबंधन जो बना है बिहार में उसके भीतर भी कांग्रेस की पोजीशन जो है बेहतर रहे, मजबूत बनी रहे। इसके लिए कल की बैठक में चर्चा हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 15 सितंबर के बाद जल्द ही राहुल गांधी का दौरा बिहार में हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक सीट की बात है, सीटों को लेकर के जो कांग्रेस पहले जो मान रही थी कि 70 सीटें नहीं मिलेंगी, उससे कम सीटों पर उसे समझौता करना पड़ सकता है। और जो चर्चा चल रही थी जिस तरह से कि बाकी सहयोगी दलों को समायोजित करने के बाद कांग्रेस की सीटें भी कम होंगी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि अब हमारा ग्राफ बढ़ा है, हमारी स्थिति बेहतर हुई है। तो कांग्रेस जो कल की बैठक में चर्चा हुई 60 से 70 के बीच में सीटों की डिमांड कर रही है और कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 60 सीटें मिले। लेकिन फाइनल जब क्या होगा, जब सभी दल एक साथ एक बार फिर बैठेंगे, 2-3 राउंड की बैठक होगी, उसके बाद मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस चाहती है कि उसकी पोजीशनिंग बेहतर हुई है, तो 60 से 70 के बीच में उसे सीटें मिले, जो कि सम्मानजनक सीटें होंगी बिहार में। जी, यानी कि कह सकते हैं कि ये यात्रा जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई है और इसी वजह से ये दावा भी ठोक सकते हैं कि बेहतर ग्राफ हुआ है तो इनको सीटें ज्यादा चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के नेता कल की बैठक में जब जुटे, यहाँ पर शीर्ष नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, उनके साथ जब बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सांसद सभी मौजूद थे, उसमें इस बात पर जरूर चर्चा हुई और कहा गया कि हमारे पक्ष में जो माहौल बना है, हमारी पोजीशन बेहतर हुई है, तो निश्चित रूप से हमें सीटें भी सम्मानजनक चाहिए। पिछली बार 70 मिली थी, अगर 70 नहीं तो लेकिन 60 से ऊपर सीट हो तो बेहतर हमारे लिए होगा और इसके लिए हम लोग बेहतर प्रयास भी करेंगे और उसको जीत में कन्वर्ट करने की पूरी तरह से कोशिश होगी। तो कांग्रेस ये चाहती है कि हमारी सीटों की संख्या जो पहले कम मानकर चल रही थी और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस 60 नहीं लेकिन 50 के आसपास सीटें हो सकती हैं, 50-55 हो सकती हैं, कांग्रेस चाह रही है कि 60 से ऊपर हमें सीटें मिले, तो सम्मानजनक समझौता होगा, मजबूती से अपने पक्ष को रखने की तैयारी चल रही है। अमितेश, बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, कांग्रेस की बैठक होती है और वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर हुआ है इस पर बात हुई है और इसी क्रम में जो सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हुई है कि कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? जब सूत्र के हवाले से ही आपको खबर चलानी है और सूत्रों के ऊपर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? सूत्र तो बहुत कुछ कहता है। हम तो इतना जानते हैं गठबंधन में है आप, गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है। श्री तेजस्वी यादव जी नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। अब रही बात किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे, लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ती है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं सीट मांगने। नहीं, कहने का ये मतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा का असर हुआ है क्या ग्राउंड पे, क्या कहेंगे आप?
वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के श्री तेजस्वी यादव जी ने जो शुरुआत की हाँ। लड़ाई को, उसको इंडिया गठबंधन ने अमली जामा पहनाया। श्री राहुल गांधी जी आए, पूरा वोटर अधिकार यात्रा में आपने देखा कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा, जनता का सुनामी आया। तो सीट तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल तो 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, सभी पार्टियों को करनी चाहिए। जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, तब ना हम उन्हें वहाँ मदद कर पाएंगे। हमारी तैयारी तो 243 सीटों पर ठीक है। रहनी चाहिए। असित तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय जी बने रहिए आप। असित जी, कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक में क्या बात हुई है एक बार आप बताएंगे कि सीटों को लेकर दरअसल क्या बातचीत चल रही है कांग्रेस में कि 70 सीट कांग्रेस चाह रही है, और ग्राफ को लेकर के दरअसल कि कितना असर उस बार हुआ है, ग्राफ बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की यात्रा का बहुत लाभ हुआ और गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो तेजस्वी जी यात्रा करें या अन्य बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी यात्रा करें, कोई भी बड़ा नेता इस तरह की यात्रा करता है तो गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को उसका लाभ मिलता ही है, थोड़ा कम थोड़ा अधिक। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का लाभ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भी मिला। बिहार में एक बदलाव का माहौल भी स्पष्ट दिखने लगा है। लेकिन जो सीट के बंटवारे की आप बात कर रही हैं, दरअसल अभी सीट के बंटवारे पर कोई विमर्श चल ही नहीं रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ विमर्श इस बात पर चल रहा है कि कैसे इस लुटेरी सरकार को, जिसने बिहार का भविष्य बर्बाद कर रखा है, जिसने 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और कोई जवाब नहीं दे रही है, इस सरकार को कैसे सत्ता से हटाया जाए, मिलजुल के हटाया जाए। अभी सिर्फ इस पर विमर्श चल रहा है, उसकी रणनीति बन रही है। अच्छा, इस बार असित नाथ जी खूब कांग्रेस जो है एक्टिव दिख रही है, और इसका कितना असर हुआ है? ग्राफ क्या लगता है, वाकई बढ़ा है क्या? निश्चित तौर पर जब आप लोगों को भी लग रहा है कि कांग्रेस खूब एक्टिव दिख रही है, तो पॉलिटिक्स में एक्टिवनेस का फायदा तो दिखता ही है, सक्रियता का फायदा तो सामान्य जीवन में दिखता है। तो राजनीति है, इसमें संगठन एक्टिव है, तो उसका फायदा दिख रहा है, उसका ग्राफ दिख रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, नीतीश कुमार जी हर सुबह उठ के एक ट्वीट करके 2-3 घोषणाएं कर रहे हैं। चुनावी चूरन बांटने में इसलिए व्यस्त है कि उन्हें डर सता रहा है कि इस बार हार रहे। और अगर यात्रा से ग्राफ बढ़ा है तो फिर सीटों का भी ग्राफ बढ़ने की संभावना है असित नाथ जी? देखिए, सीटों को लेकर कोई भी चीज, सीटों को लेकर कोई भी हट अंततः पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम आपस में सीटों को लेकर कोई हट करेंगे ही नहीं। हम मिल बैठ के आपसी तालमेल से जो भी विनिंग सीट है, चाहे वो जिस दल की हो, हमारे लिए विनिंग सीट है, हम लेंगे। हमारे सहयोगी दल के लिए विनेबल है, हम सहयोगी दल को देके आपसी तालमेल से ही काम करेंगे। ठीक है मृत्युंजय जी, अब देखिए कांग्रेस तो बड़ा दिल दिखा रही है, आप लोग भी दिखाएंगे? क्योंकि सहयोगियों को भी फायदा होगा ही वोटर अधिकार यात्रा का अगर ग्राफ बढ़ा है तो। छोटा दिल बड़ा दिल का कहाँ सवाल है, पूरे गठबंधन का दिल बड़ा है। 243 सीटों पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, जो जिसको जिस दल को जो भी सीट मिलेगा उस पर सब लोग मजबूती से एकजुट होकर लड़ेंगे। इसमें हम लोगों का अच्छा, आप बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल देते हैं मृत्युंजय जी। अभी आप बोल रहे थे कि आरजेडी जो है सारी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस सब पार्टी रहेगा, सारे सीटों पर हम तैयारी करेंगे, तब ना जो हमारे सहयोगी को मिलेगा हम वहाँ मदद उनको कर पाएंगे। गठबंधन का यही ना धर्म है, तैयारी सभी दलों को 243 सीट पर करनी है। जब सीट बंटवारा अंतिम रूप से हो जाएगा तो जो सीट हमारे सहयोगियों को मिलेगा, हमारी वहाँ तैयारी रहेगी, तो हम उन्हें वहाँ मजबूती से मदद करेंगे, इसका लाभ मिलेगा हमारे सहयोगी दलों को। ठीक है, मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। गले और दिल नहीं, गले और हाथ नहीं, दिल मिले हुए हैं। अच्छा, दिल मिले हुए हैं। इसके तरह नहीं है कि हाथ और गले मिला लिया और इसके बाद। चलिए, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, यही बात है। मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, वोटर अधिकार यात्रा का ग्राफ बढ़ा है ऐसा कांग्रेस मान रही है, तो आपको क्या लगता है कितना असर हुआ है? ये असर तो हुआ ही है, बिहार वासियों ने भी असर देखा है। देखिए, पूरी यात्रा में जिस प्रकार से अंतिम दिन तक उसके एक दिन पहले अखिलेश को बुलाकर यह कहलवाना पड़ा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे, और तब भी जब बात नहीं बनी तो अंतिम दिन तेजस्वी यादव को खुद से कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। यह जो थोड़ा सा फन
कांग्रेस कुचल नहीं पाई अपनी यात्रा में। मुझे लगता है उस फन को पूरी तरीके से कुचलने के लिए ही राहुल गांधी का फेज 2 जो है वह प्लान किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि पूरी यात्रा में बिहार वासियों ने भी देखा और पूरी मीडिया जगत ने देखा कि किस प्रकार से एक ए ग्रेड पे चल रहे यात्रा के पहले तेजस्वी यादव यात्रा समाप्ति होने तक सी ग्रेड पे आ गए थे। तो मुझे लगता है कि वह पूरी यात्रा पहले भी राजद को छोटा करने के लिए की गई थी और अभी ठीक भी है, आप जो यही कह की रहे हैं गई है। मनीष जी जहाँ तक उसी का जरा भाजपा की रिएक्शन बात ले है, लें असित नाथ जी से। जहाँ तक भाजपा की बात है तो राहुल गांधी के यात्रा से ना तो पूरे देश में भाजपा को कोई फर्क पड़ा था और ना ही बिहार को पड़ना है। असित नाथ तिवारी जी। जी, मनीष जी ने बिल्कुल सही बात की। फन तो अमित शाह जी ने उस दिन पैदा कर दिया जिस दिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय आने पर पता चलेगा। और उसके बाद ठीक शाम को जदयू के प्रवक्ता ने बयान जारी कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब अमित शाह जी बड़े नेता हैं गठबंधन में कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता बड़े नेता हैं या गठबंधन के लोग एनडीए वाले आपस में तय करें, हमें इनसे कोई अच्छा, लेना इस देना बार नहीं। भी तो नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, एनडीए जो लड़ जदयू रहा की है तरफ तो से नीतीश सभी कुमार ऐसा ही कह रहे चेहरा हैं। है। हाँ, जदयू की तरफ से तो लेकिन नीतीश इंडिया कुमार ब्लॉक का चेहरा है। कौन होगा इस पर तो अभी भी संशय है। नहीं, अब एनडीए का चेहरा कौन होगा? अमित शाह तो कहते हैं समय पर तय होगा, समय आने पर बताएंगे। मोदी जी इतनी बार आए, बिहार रैलियां की। चलिए एक ठीक बार है, भी सिद्धनाथ उन्होंने- जी और मृत्युंजय तिवारी जी, मनीष पांडे जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं कांग्रेस खबरों में आगे। कांग्रेस से जुड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बताई जा रही है कि एक अहम बैठक होगी उम्मीदवारों को लेकर। दरअसल दिल्ली में बैठक की ये खबर है। उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार होगा। संभावित उम्मीदवारों का दिल्ली में डेरा जमा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर के खबर मिल रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, कल से लेकर के आज तक कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और चूंकि सीट बंटवारे का समय आ गया है और अपने उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर रही है। कल जहां पे तमाम राहुल गांधी के साथ जो अल्लावरू हैं, बिहार प्रदेश जो प्रभारी हैं वो है राजेश राम है, तमाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कल बैठक की और उसमें सीटों को लेकर के दावेदारी पेश की गई। बताया गया कि पहले जो सीटें मिल रही थी, माना जा रहा था कि 50 से 55 सीटें मिल सकती है। हालांकि पिछले बार 70 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 1 महीने में अभियान चलाया है, कांग्रेस मान रही है कि पहले से ज्यादा बेहतर सीटें जो है वो मिलने के उम्मीदवार जो उम्मीद जो है वो की जा रही है। और आज जब स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसमें उम्मीदवारों की जो सूची है उस पर फाइनल करेंगे कांग्रेस के तमाम नेता। बिहार भर से जो है वो उम्मीदवार मंगाए गए हैं। आपने देखा होगा बिहार में उन्होंने बिल्कुल ओपन ऐप कर दिया था जिसमें कहा था कि सारे लोग जो है अपने अपने जगह से उम्मीदवारी जो है वो भर सकते हैं और स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसकी स्क्रीनिंग करेगी। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है जिसमें तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं बिल्कुल, और इसी संभावित सिलसिले सीटों में पर हो दिल्ली में सकते जो हैं। संभावित प्रत्याशी हैं वो डेरा जमाए हुए हैं। रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, चुनावी साल है। चुनावी साल में बिहार में महिला वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। देश भर से वरिष्ठ बीजेपी महिला विस्तारकों को पटना लाकर पूरे बिहार में नीतीश सरकार के महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने की तैयारी की गई है। अब देखिए, इसके पहले इन विस्तारकों को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसके पहले जेडीयू ने भी महिलाओं की विशेष रथ के सहारे महिला नेताओं को पूरे बिहार में भेजा है जो महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दे रही हैं। वहीं देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बारे में जानकारी दी है। मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, पूरे देश की महिला विस्तारक आज बिहार पहुंच रही हैं, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, जिस तरह से एनडीए सरकार में बिहार के महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और पूरे बिहार के अंदर महिलाओं की जो जनसंख्या है, बहुतायत महिलाएं एनडीए सरकार के और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो महिलाओं के लिए काम किया गया है, खुलकर महिलाएं एनडीए सरकार के साथ है। पूरे देश से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे महिला वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बिहार के महिलाओं के बीच आकर और एनडीए सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, घर घर संपर्क करके उसकी चर्चा करेंगे।
और उसके लिए आज एक कार्यशाला है। उसके बाद 7 दिन का इनका जो है पूरे बिहार का भ्रमण होगा और ये यहाँ के महिलाओं के साथ मिलेंगे। पूरे देश की महिला विस्तारकों का बिहार के मतलब इसको चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं क्या, कि चूंकि पूरे बिहार में जाएंगे महिलाओं के बीच में, तो इसे चुनावी भी समझा जाए? नहीं, ये महिला सशक्तिकरण पर है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि पूरे देश के अंदर महिलाओं को जागरूक करना है और उसका सशक्तिकरण करना है। तो ये चूंकि चुनावी साल इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और निश्चित रूप से आइए मंत्री जी आइए। और सर, उपराष्ट्रपति चुनाव में आप लोगों को जीत मिली और खबर ये भी बताया जा रहा है कि संख्या भी बढ़ गई। देखिए, पहले से ही ये सभी लोगों को पूरा विश्वास था कि जो हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनकी भारी बहुमत से जीत होगी। और सभी लोग चाहते हैं, सभी दल के लोग चाहते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत है, इसको और भी मजबूत रखा जाए। और इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि इस देश की संसद इस बात को पसंद करती है कि पहले हमारा देश है, तभी हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और एनएचएआई अफसर का एक ऑडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सांसद एनएचएआई के एम्बुलेंस विभाग के अधिकारी से शेखर झा के साथ गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं और ये ऑडियो जो है काफी वायरल है। शुरुआत में पप्पू यादव की टीम के द्वारा कॉल की जाती है और ये बताया जाता है कि शेखर झा दरभंगा में एनएचएआई के एम्बुलेंस के आरसीएम हैं। सांसद पप्पू यादव एम्बुलेंस ड्राइवर मनीष को रखने के लिए शेखर झा पर दबाव बनाते हैं। वायरल ऑडियो जो है, हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। शेखर जी, हाँ शेखर जी, पप्पू यादव, हाँ नमस्ते। थोड़ा इतना लूज मत, हाँ इससे थोड़ा सा टाइट रहिए। ये जो मामला बताया आपको, इसको ड्राइवर के पद से एम्बुलेंस में थे, एम्बुलेंस में था, मनीष को रख लो यार। अरे हमारे अंडर का चीज नहीं है, जो है इसको रखो। अरे हम कहाँ से रखे? अभी कहाँ हो तुम? हम दिल्ली में हैं। लतखोरी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। अच्छा 4 मिनट लतखोरी, ये जो पैसा के लिए इधर उधर करते हो 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। अच्छा घर का दरभंगा, यही रहता है पूर्णिया में, रोड में, पूर्णिया में, हाँ कहाँ पे है? यही सब इधर दिल्ली बोल रहा है। हॉस्पिटल में है सर। वहाँ हॉस्पिटल में क्या करता है? गया है, जाता है। कब आ रहे हम आपको बोले? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रे? सांसद जी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ना आप सांसद है, सही तो हम जो पूछे उसका जवाब दे, समझे ना? तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या है? आप सांसद और लौट के आओ, में इलाज करा के तुम आओ। सांसद जी, तुम इज्जत से बात कीजिए, आओ तुम, समझे ना? अब देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के वायरल ऑडियो पर एनडीए ने हमला बोला है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता पप्पू यादव के बचाव में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी किसी एनएचएआई के पदाधिकारी को धमका रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये अभी भी लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल वाले समय को ही याद करते होंगे और सोचते होंगे कि किसी भी अनैतिक काम को करवाना है, इसके लिए पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी होगी, उनको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन सांसद महोदय को भी पदाधिकारी की तरफ से स्पष्ट लहजे में जवाब मिल चुका है और ये भी भूल जाते हैं कि कानून का राज इस बिहार में है, सबका सम्मान बराबर है,
सबकी गरिमा बराबर है। सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मर्यादा का पालन करना चाहिए और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वैसी भाषा नहीं बोले जिससे कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में एक मुद्दा बन जाए। इस तरह की बातें और इस तरह के मामले में दोनों पक्ष ही के लोग बता सकते हैं कि किन कारणों से और किन वजहों से इस तरह की बातें हुई थी। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कई तरह के लोग आपके पास पैरवी करने के लिए आते हैं। कोई मजबूरी जिसकी होती है, मजबूरी को देखते हुए उन्होंने फ़ोन करके लोगों को उनसे बोला कि इसको रख लिया जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों का जो मर्यादा है उसको जरूर ध्यान में रखते हुए किसी की भी कोई पैरवी करनी चाहिए। काठमांडू में देखिए भारतीय दुकानों मॉल पर हमले हो रहे हैं। नेपाल में 2500 से भी ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। अब देखिए कर्फ्यू के कारण जो छात्र हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं और कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय, इनमें से लगभग 15 से 20% भारतीय काठमांडू में हैं। तो 2500 से भी ज्यादा भारतीय के फंसे होने की खबर मिल रही है। इस वक्त नेपाल में क्या स्थिति है वो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे तीर्थयात्री हैं जो कि गए हुए थे और अभी फिलहाल संपर्क से बाहर हैं। कर्फ्यू के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है और ऐसे में स्थिति काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भयावह है। लेकिन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वहाँ पर प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर जो सटे हुए बॉर्डर है, बिहार से लगता हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर अभी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। भारत सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है और इस वक्त नेपाल जाने के लिए मना किया गया है। यहाँ का तो माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर जगह घर, संसद भवन में भी खड़ा हूँ। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग, बाकी और क्या दूसरा। और रास्ते में देखे पूरा तोड़ फाड़ किए हुए, कर्फ्यू लागू है उधर सब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।